बढ़ती अनिश्चितताओं के इस दौर में जब बाजार में डर है, महंगाई का साया है और ट्रेड वॉर की चारों ओर आहट है, एक चीज है जो हर तूफान में चमक रही है और वो है सोना। एमसीएक्स पर सोना पहली बार 1,02,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा है। ये महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि भरोसे की एक ऊंचाई भी है। जब बात होती है सुरक्षित निवेश की, सेफ हेवन की, तो सबसे पहले दिमाग में सोना ही चमकता है। क्या ये सही वक्त है सोने में निवेश का? क्या रैली अभी और बाकी है? और क्यों गोल्ड बन गया है दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी? करेंगे इन सब टॉपिक्स पर चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोने के सुनहरे सफर से। हमारे साथ जुड़े हैं बीएन वैद्या के एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्य, रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी राजेश रोकड़े एंड सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, साथ ही पूरन ज्वेलर्स के राकेश कुमार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। राकेश जी नमस्कार। और क्लियरली यहाँ पर मार्केट्स काफ़ी कुछ देखते हुए नजर आए हैं। राजेश जी आई एम सॉरी, किस तरह से आप सबसे पहले तो सोने के प्राइसेस देखते हैं, क्योंकि हमने अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर प्राइसेस में बनते हुए देखी है। ऑल टाइम हाइज पे लेवल्स हैं फिलहाल। हाँ मनीषा जी नमस्ते, और सभी को अग्रिम बधाई। कल रक्षाबंधन है और मुझे याद है आज से एक साल पहले रक्षाबंधन 19 अगस्त को था, और 19 अगस्त को इसी तरह से एक शो में गोल्ड को लेके हम लोग चर्चा कर रहे थे, और तब गोल्ड के डॉलर इंटरनेशनली $2,500 थे। अगर मैं इंडियन मार्केट में तब के रेट देखता हूँ तो 72,000 रुपया रेट था, और तब भी हम यही चर्चा कर रहे थे, ये बहुत महंगे है रेट। आज देखिए 1,00,000 रुपये क्रॉस कर गया है गोल्ड का रेट, और फिर भी सोना महंगा ही लगने वाला था। और सोना देखिए कीमती था, है, रहेगा। ये मैं समझ सकता हूं कि आने वाले दिनों में सोना अपने रिकॉर्ड और तोड़ने वाला है। जिस तरीके से पिछले एक साल में गोल्ड ने 35% से ज्यादा का रिकॉर्ड बनाया बढ़ने के लिए, जिस तरीके से तेजी से बढ़ा है, वो आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। उसके पीछे प्रमुख 3 कारण है। एक अगर देखता हूँ टेरिफ वार चल रहा है, वो एक इसको ऊपर ले जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। दूसरा वीकनेस ऑफ द डॉलर, वो एक भारतीय रुपया हमारा काफी कमजोर हो रहा है, वो एक सपोर्ट कर रहा है इसको। और तीसरा है फेड के रेट जो सितंबर में करीब करीब 25 बेसिक कम होने की संभावना है। तो ये तीनों फैक्टर कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है कि किसी भी तरह से गोल्ड को ऊपर ले जाए। और इंडियन मार्केट में भी मैं देखता हूं कि 1 अगस्त के बाद से हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे पहला सीजन मतलब फेस्टिव सीजन का पहला त्योहार रक्षाबंधन, जो कि 9 अगस्त को है, वो कल है। और इसकी तैयारियां वैसी हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। और पूरा इसके बाद एक फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है, और उसके जस्ट बाद दिवाली होने के बाद वेडिंग सीजन। तो अच्छी खासी डिमांड इंडियन मार्केट में भी होती है, और इस वजह से गोल्ड को इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है, और बहुत अच्छा डिमांड भी आ रही है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर है, सपोर्ट है। और जैसे आपने कहा कि खरीदार यहाँ पर फिर से लौटेंगे बाजार में, क्योंकि रिटर्न सोने ने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए हैं। लेकिन राजेश जी, जिस तरह से बढ़त देखने को मिली है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाव बढ़े हैं, और इस हफ्ते में 2 बार हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। रक्षाबंधन के साथ साथ यहाँ पर हम उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, गणपति, फिर एक तांता लग जाता है यहाँ पर फेस्टिवल्स का। इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल समय है ये ज्वेलरी एज अ सेगमेंट के लिहाज से, बिकॉज खरीदारी यहाँ पर आती है। ये नंबर्स काफ़ी मैटर करते हैं। जिस तरह के प्राइसेस हैं, वैल्यू वाइज तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपको लगता है वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर हिल सकता है? देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक 30 तारीख को एक रिपोर्ट आई है, 30 जुलाई को। उसमें उनकी रिपोर्ट ने ये बताया है कि करीब करीब 34% गोल्ड रेट बढ़ने की वजह से 17% वॉल्यूम वाइज लोगों का बिजनेस कम हुआ, लेकिन वैल्यू वाइज देखते हैं तो 17% बढ़ा है। तो ये अपने आप में ये बताता है कि लोगों के पास पैसे है, लोग वॉल्यूम वाइज भले हम लोग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू वाइज हम लोग 17% से ऊपर जा रहे हैं। और ये पीछे इसलिए भी कारण था, पिछले 4-6 महीने के अंदर काफी रूमर्स थी कि सोने के भाव काफी कम हो सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे कई बार फेक न्यूज आती है या फेक ऐसे पोस्ट आ जाती है, इस वजह से लोग रुक जाते हैं। लेकिन अभी एक बेंचमार्क बोलेंगे गोल्ड का एक बन चुका है। पहले वो 90,000 था, वो 95 हुआ, और अभी 1,00,000 रुपए का एक बेंचमार्क बन चुका है। और कस्टमर को अब पता है कि फेस्टिव सीजन सामने है, इस वजह से गोल्ड के रेट और बढ़ सकते हैं, और इस वजह से अभी उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दिया है। तो जो हमारे पास 17% माइनस का
वॉल्यूम वाइज जो एक फिगर आया था, तो मुझे लगता है ये 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग एक साल का पूरा अगर डिमांड देखते हैं, तो वो इस बार भी 812 टन के आसपास ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यानी कि नंबर स्ट्रांग रहने की यहाँ से आगे जाकर भी उम्मीद है, और वो एक नंबर्स कैलकुलेशन है जो फिलहाल यहाँ पर इंडस्ट्री करती हुई नजर आई है। आपसे जानना चाहेंगे राकेश कुमार जी, आप कैसे देखते हैं नंबर्स, क्योंकि पिछले जैसे राजेश जी कह रहे थे कि एक समय था लोगों को लगा प्राइसेस नीचे जाएंगे, फिर हमने देखा एक दौर आया कि एक्सचेंज ज्वेलरी यहाँ पर काफ़ी बेहतर करने लगी, फ्रेश बाइंग में एक जोरदार गिरावट थी। एज ऑफ नाउ किस तरह की स्थिति है? बताया था आपको कि हम लोगों के पास जो फ्रेश गोल्ड की डिमांड तो है ही, बट जो हमारे पास ओल्ड गोल्ड आने लग गया, मैंने लास्ट टाइम भी जब आपको बोला था कि ओल्ड गोल्ड की भी हम लोगों के पास खरीदी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब 30% हम लोगों के पास ओल्ड गोल्ड भी आने लग गया है। परंतु यह है कि आजकल जो गवर्नमेंट ने जो 9 कैरेट की जो ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करी आज मार्केट के अंदर, भाई आज जो गवर्नमेंट और BIS स्टैंडर्ड ने दोनों मिलके जो 9 कैरेट का जो ज्वेलरी आज मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो उससे मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, गोल्ड का रेट डे बाय डे बढ़ भी रहा है, परंतु उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक थोड़ा सा रुकावट भी आएगी गोल्ड के रेट के अंदर। क्योंकि अब जैसे आज के जो न्यू जनरेशन है, हमारी जो Gen 2 है, वो लोग एक्चुअली में क्या है कि उनको फैशन से मतलब है। उनको आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं कहूंगा कि गोल्ड के अंदर ज्यादा नहीं वो लोग इन्वेस्ट कर रहे आजकल, घूमने के अंदर और एक अपनी फैशन को पूरा करने के लिए वो 9 कैरेट की ज्वेलरी को भी जोड़ देंगे। और जो आप रेट की बात करते हो, जो हमारे ट्रम्प हैं, वो आज टैरिफ लगा रहे 25%, कल 50%, हो सकता है कल वो घटा के कहेंगे जी ठीक है 5% ही टैरिफ रह जाएगा। तो इससे जो मार्केट के अंदर जितने भी हम लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उसके अंदर एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा सा डर का माहौल भी है रेट को लेके। क्योंकि जैसे अभी सर ने बताया कि भाई कि जैसे अभी पीछे कुछ फेक न्यूज भी थी, मतलब कि जो सोशल मीडिया के अंदर रेट्स को लेके, तो वो भी देखो कई जगह जो मिडिल आदमी है ना, वो आजकल जितना भी सोशल सोशल के अंदर वो रहता है, और उसको वो चीजें बहुत ज्यादा हिट करती है उसके दिमाग पे, तो उसको लेके भी बहुत चीजें, मतलब बहुत प्रॉब्लम है इन चीजों के अंदर के रेट को हम फिक्स नहीं कर पा रहे। और जो जितना हमारे को फ्लक्चुएशन जो रेट के अंदर आती है, वो हमारे लिए, हम कहेंगे हमारे बिजनेस के लिए वो थोड़ा सा नुकसानदायक। मतलब एब्सोल्युटली, ज़्यादा वॉल्टिलिटी ना तो कंज्यूमर्स को समझ में आती है और ना ही ओवरऑल इंडस्ट्री को, और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये है भी नहीं। सिर्फ सोने के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन राहुल, जहाँ तक चांदी की बात है, यहाँ पर भी वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। चांदी लगातार अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास काम करती रही है, और एक सपोर्ट हमने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते भी यहाँ पर बनते हुए देखा है। इस हफ्ते में एज ऑफ नाउ चांदी 3% की तेज़ी के साथ काम कर रही है। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ सिल्वर के प्राइसेस? आप म्यूट पर हैं राहुल। सिल्वर के प्राइजेस के बारे में मैंने काफ़ी टाइम बात की है कि मेरे को सिल्वर के प्राइजेस 1,25,000 तक लग रहे हैं दिवाली तक। तो ये कोई 1,25,000 कोई लेवल्स काफ़ी दूर नहीं है, जल्दी आने वाले हैं। मगर एक हम लोग ने लास्ट एक साल के अंदर द अमाउंट ऑफ कॉन्वर्जेशन हम लोग ने चांदी की तरफ जो सुने हैं, चांदी के प्राइजेस को लेके, चांदी के इन्वेस्टमेंट्स को लेके, चांदी के काफ़ी लोगों को नए स्टोर्स खोलने हैं, काफ़ी लोग जो चांदी की इंडस्ट्री में नहीं है या ज्वेलरी इंडस्ट्री में नहीं है, उनको चांदी के स्टोर्स करने हैं। तो ये इतने सारे कॉन्वर्जेशन चल रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी अक्रॉस अक्रॉस द सेक्टर चांदी में देखने को मिल रही है। और इस पूरी रैली के अंदर हमें बहुत अच्छा देखने को मिला है कि चांदी में जो रीसेल करने आते हैं, वो रीसेल हमें बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल दिख रहा है कि लोग चांदी के पुराने बर्तन लेके आ रहे हैं और नए बर्तन बनाने, नई खरीदी कर रहे हैं, मगर पुराने बर्तन घर से लेके नहीं आ रहे कि उसको रिप्लेस करना है। तो नई बाइंग भी यहाँ पर लगातार बनते हुए नजर आ रही है। एक समय था जब एक्सचेंज और सेल हमने अपने गोल्ड एंड सिल्वर का बनता हुआ देखा था मार्केट्स में, लेकिन अब वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो क्लियरली वो तो यहाँ पर ट्रेंड्स हैं कि किस तरह से हम प्राइसेस जाता हुआ देखेंगे और कैसा एज ऑफ नाउ पैटर्न है इंडियन कंज्यूमर की खरीदारी का। लेकिन रुख अब यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स पर क्यूज पर कर लेते हैं। टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक बाइंग, इसके ऊपर फोकस करते हैं। भार्गव भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भार्गव जी, आपको बुलाने का सबसे मेजर रीज़न यही था कि जो यूएस ने यहाँ पर किया है, या फिर जो मार्केट्स एज ऑफ नाउ यूएस की 31 जुलाई के लेटर में रीड कर रही हैं, जहाँ पर हमने एक टैरिफ स्विट्जरलैंड पे लगता हुआ देखा है, जहाँ से 60 to 70% का इंपोर्ट यूएस में आता है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? एक बहुत बड़ा गोल्ड प्राइस में डिस्पैरिटी तो हमने बनता हुआ देखा ही है। कॉमेक्स क्या चल रहा है और लंदन स्पॉट प्राइसेस क्या हैं, उसमें 80 से $100 का डिफरेंस एज ऑफ नाउ है। आपने इसको कैसे समझा है?
मैं ट्राई कर रहा हूं समझने की। कल से आज तक हम लोग सब एक स्टेट ऑफ शॉक में हैं। अगर आप टैरिफ का भार्गव भाई, मैं ना मार्केट से पूछ रही थी कि ये 31 जुलाई की लेटर है, हम 7-8 अगस्त को क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबने मुझे कहा कि हम रोज रोज बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई छूट गया तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये 39% ऑन स्विट्जरलैंड तो एकदम क्लेरिफिकेशन कल ही आया था। बिकॉज ये पर्टिकुलर HSN कोड पे टैरिफ नहीं था। वो क्लैरिटी पहले आ गई थी, तो हम इंटरप्रेट नहीं कर रहे थे उसे, हम खाली ज्वेलरी पे इंटरप्रेट कर रहे थे। अभी आप तो डायमंड मार्केट से और ज्वेलरी मार्केट से इतने जुड़े हैं, तो हर जगह कंफ्यूजन है। ये एक इम्पैक्ट कॉमेक्स प्राइस पे रहेगा ही जब तक ये टैरिफ रहता है और निकलता नहीं है, या ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ता है। आपने पास में देखा है कि एक बार ऑयल में नेगेटिव सेटलमेंट हुआ था। तो ये टाइम एक प्रीमियम सेटलमेंट भी हो सकता है, बिकॉज एक बड़े हेज फंड को इसको स्क्वीज करने को इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अगर पूरा ड्यूटी का इम्पैक्ट इस पे डाले तो प्राइस और भी $200 $1000 ऊपर होना चाहिए था, तो उतना नहीं इम्पैक्ट आया है। तो एकदम वेट एंड वॉच है। मैं बहुत हैप्पी होऊंगा कि मैं गलत हूं, कि प्राइजेस कॉमिक्स में और ऊपर नहीं जाएंगे। और ऑल्टरनेटिव सप्लाई या ऑल्टरनेटिव रिफाइनिंग कनाडा के वहां से या किसी से ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए, और अगर डिलीवरी रिक्वायरमेंट आई तो उससे मैट हो जाए। बिकॉज ये प्राइस इंपैक्ट सबसे ज्यादा डिलीवरी पे आएगा। कॉमेक्स ये तो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी हेजिंग मार्केट है। काफी स्टॉक ऑलरेडी यूएस में है, तो इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर कभी जब भी एक हैवी ड्यूटी होता है तो प्राइस कुछ परसेंटेज तो बढ़ ही जाता है। तो 10% इंक्रीज इन प्राइस इन यूएस, मोर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, आप गिन के चलिए। और हमारे लिए फॉरवर्ड प्राइसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे, बिकॉज ये फॉरवर्ड एंड हेजिंग कॉस्ट हमारे सभी ज्वेलर दोस्तों को, जिसको कॉमेक्स लिंक हेजिंग की आदत थी, वो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। ओ वेल एब्सोल्युटली, क्योंकि प्राइस डिस्पैरिटी एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा है। भार्गव भैया, एक और चीज़ है, और वो कई कुछ लोगों का एनालिसिस ये भी है कि यूएस अगर ये कर रहा है तो शायद कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस है कि यूएस अपने यहाँ पर रिफाइनिंग करना चाहता होगा। कुछ कॉन्वर्सेशंस ये भी चली हैं कि तैयार हो जाना चाहिए कि भारत यूएस से यहाँ पर सोना भी शायद इंपोर्ट करेगा। किस तरह से आप, जो ये मैथमेटिक्स आपने किया है, क्या वो एक पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, अगर कोई भी FTA में हमें लगता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो हम गोल्ड डाल दीजिए, हमारा डेफिसिट निकल जाएगा, वो एक ठीक है। मगर रिफाइनिंग मार्जिन वर्ल्ड ओवर कितना है? हम लोग 60 सेंट से $2 की बात कर रही है। तो ये मार्जिन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, वो मुझे इतना सेंसिबल नहीं लगता। मगर हर एक चीज सेंसिबल होनी चाहिए ऐसा नहीं है। अभी हम लेट्स सी दैट एवरी क्राइसिस देयर इज अ अपॉर्चुनिटी। तो हमें, हमारे गिफ्ट सिटी के दोस्त हैं उन सब के लिए, और हमारे ज्वेलर्स के लिए भी एक रिक्वेस्ट है इसके सब के लिए, कि हम हमारे वहां की हेजिंग मार्केट इतनी स्ट्रांग डेवलप करें और हमारा IBX को इतना स्ट्रांग करे कि एंटायर कॉमेक्स का हेजिंग यहाँ आ जाए। वहां डिस्पेरिटी विथ लंदन मार्केट और स्पॉट मार्केट इतनी नहीं रहेगी, तो हमें वो टेक करके आगे चलना चाहिए। फिर जब भी वर्ल्ड मार्केट लाइन में आएंगे तो उसको उसका शेयर मिलेगा। मगर अपने को एक शेयर ऑफ बिजनेस लेने के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम को भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। मे बी आप अलग प्रोग्राम कर सकते हैं इसके लिए, सब बैंकर्स और एक्सचेंज को साथ में लेकर। एब्सोल्युटली। राजेश जी, जैसे भार्गव भाई ने बोला, हर चीज़ सेंस बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आजकल कोई तो सेंस बने ऐसी भी एक ज़रूरत है मार्केट्स में। जिस तरह से राजेश जी, सारे टैरिफ्स हैं, एक्सपोर्ट को लेकर यहाँ पर चिंताएं हैं, एक ध्यान ये है कि शायद डोमेस्टिक मार्केट्स में हम यहाँ पर मांग बढ़ता हुआ देखें। 9 कैरेट की बात यहाँ पर राकेश जी ने भी करी। आप कैसे देखते हैं जिस तरह की ऑफरिंग्स हैं? हमने देखा है कि 9 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक अब जो ये फील्ड खुला है, सभी की ऑफरिंग्स यहाँ पर बनती हुई दिखी हैं। बिल्कुल मनीषा जी, मैं भार्गव जी से बिल्कुल सहमत हूँ, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि जो भी परिस्थिति आज की स्थिति है वो सब बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया। और जिस तरीके की इंडियन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में मैं टैरिफ की वजह से देख रहा हूँ, तो देखिए टैरिफ में 100% जो एक्सपोर्ट करने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ यूएस में जो हमारा एक्सपोर्ट था 9.9 बिलियन का, वही इफेक्ट होने वाला है। उसमें से भी मुझे लगता है कि जो आज के परिस्थिति में बाकी हमारा एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं वाया वहां से शायद जा पाएगा। और इंडियन मार्केट में जो हैंडमेड ज्वेलरी है उसका कोई तोड़ पूरी दुनिया में नहीं है।
इस वजह से कहीं ना कहीं ये फिर से टैरिफ के मामले में यू टर्न आ सकता है यूएस के तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात हमारे इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में 9 कैरेट से लेकर तो 24 कैरेट तक के जो रेंज है, उसमें हाल ही अभी उन्होंने 9 कैरेट इंट्रोड्यूस किया है। और ये 9 कैरेट वैसे काफी जेंजीज के लिए पसंदीदा है। पहले और अभी में एक बहुत बड़ा अंतर हम लोग ने देखा है। पहले ज्वेलरी अगर कैरेटेज नीचे जाता था तो ऑटोमेटिकली उसका कलर का प्रॉब्लम आता था, या कई बार उसे इसलिए नहीं लिया करते थे कि पीला, पहले सोना मतलब पीला, ये एक दिमाग में था। लेकिन अभी सोने को भी मल्टी कलर में लोग लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। अगर मैं कलर की बात करता हूँ तो रोज गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड है, येलो गोल्ड के साथ साथ और मल्टीपल कलर्स के गोल्ड को भी लोग पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े हैं, आज 1 लाख के ऊपर, अगर मैं पिछले साल के मैंने कोट किया आपको थोड़ी देर पहले, 72,000 2000 था, जो कि 1,02,000 हो गया। तो ये इतना जबरदस्त तरीके से रेट बढ़ जाने के कारण पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली डायमंड की ज्वेलरी अगर 9 कैरेट में बनती है, 40, पहले तो 18 कैरेट में ही डायमंड की ज्वेलरी बनती थी, लेकिन अभी 14 और 9 कैरेट तक के लोग इसे पसंद करने लगे हैं। और इस वजह से अलग से मार्केट रेडी हो रहा है। और एमआरपी बेस ज्वेलरी स्पेशली 9 कैरेट में लोग पसंद करने वाले, ऐसा मुझे लगता है। और 24 कैरेट 22 कैरेट का तो मुझे लगता है सबसे दुनिया में सबसे बड़ा बाजार अगर कहीं है तो वो भारत और इंडिया है। ओह वेल एब्सोल्युटली, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि बाजार डेफिनेटली चेंज हो रहा है। 9 कैरेट के साथ साथ शायद एमआरपी भी हम यहाँ पर पुश होता हुआ देखेंगे इंडियन मार्केट्स में, तो वो एक डेफिनेट चेंज है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होता है। वेल हर बार जब फेस्टिवल सीजन आता है तो ये इंटरेस्टिंग रहता है देखने के लिए कि इस बार क्या थीम्स हैं, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। और ऐसे समय पर जब प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं तो डिज़ाइंस, कस्टमर सर्विस और साथ ही साथ ऑफर्स एंड स्कीम्स पर ऑफ कोर्स यहाँ पर नज़र रहेगी। राहुल, सबसे पहले आपको क्या कुछ फोकस कर रहे हैं आप इस पर? इस बार हम लोग रक्षाबंधन में स्पेशलाइज कॉइन्स लेके आए हैं, सिल्वर कॉइन्स जो 10 ग्राम की साइज में 2.5 ग्राम से, उसके पूरे हम लोग ने गिफ्ट बॉक्सेस बनाए। इस रक्षाबंधन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उस प्रोडक्ट का। साथ ही साथ सिल्वर ज्वेलरी के अंदर काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, जो ये रक्षाबंधन में सिल्वर ज्वेलरी, पर्सेस और ये कॉइन बॉक्सेस, उनकी डिमांड अक्रॉस सेक्टर सब जगह बहुत अच्छी निकल रही है। राहुल, आप डायमंड्स में भी काम करते हैं? यस। डायमंड्स में भी हम लोग करते हैं, डायमंड ज्वेलरी के भी। इस बार जैसे आईएजीएस कंप्लीट हुआ, द रिस्पॉन्स वाज फैंटास्टिक। एंड कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बजाय कंटेम्प्रेरी। तो बिकॉज डिज़ाइन हर चीज़ में ये हो गया है कि डिज़ाइन फोकस हो गया है। गोल्ड ज्वेलरी बोल लो, चांदी की ज्वेलरी बोल दो या डायमंड ज्वेलरी बोल दो, इफ द डिज़ाइन आर गुड, डिमांड इज देयर। पीपल जो स्पेंड करते हैं लोग, उनको अच्छी डिज़ाइन पे स्पेंड करना है, क्यों खर्चा करना ही है। तो डिज़ाइन अच्छी नहीं है तो क्यों खर्चा करना। तो वो एक थोड़ा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो जो भी ज्वेलर्स है या जो मैन्युफैक्चरर्स है जो अच्छी डिज़ाइन या अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, उनके पास अक्रॉस जितने भी शोज हुए हैं पिछले शोज में अच्छी डिमांड रही, और आने वाले शोज के अंदर भी उन प्लेयर्स के पास काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी। राकेश जी, आपकी क्या सेंस है, क्या कुछ खरीदा जाएगा इस बार और आपका फोकस कहाँ है? जैसे राहुल जी बता रहे हैं कि सिल्वर के ऊपर तो पूरा फोकस है। आज सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा है, पहली बात तो। दूसरी बात, हम लोग है ना लाइट वेट ज्वेलरी के अंदर बहुत ज्यादा आ गए हैं। जैसे पहले हम लोग समझ लो कि 40, 50, 60, 70 ग्राम तक के सेट नॉर्मल बेचते थे। बट अब जो नेकलेस हैं या चेन्स हैं वो आजकल मतलब कि 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम तक आ गई है। क्योंकि एक तो गोल्ड का रेट बहुत महंगा है, और 10 ग्राम इक्वल टू 1,10,000 रुपए का कस्टमर का बिल बनता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मगर ये है कि कस्टमर लाइट वेट ज्वेलरी को ज्यादा मतलब लाइक कर रहा है, प्रेफर कर रहा है। एंड राजेश जी, आपकी क्या सेंस है, किस तरह का बाजार है, आप इसका आकलन कैसे कर रहे हैं? राजेश जी, आप म्यूट पर हैं। रक्षाबंधन जो त्योहार होता है वो भाई बहन का रिश्ता वाला होता है। और स्पेशली मैं देखता हूँ बहुत से भाई लोग अपने बहनों को लेके आते हैं, स्पेशली गोल्ड की चेन, उनके हाथ के ब्रेसलेट्स, तो इस टाइप की चीजें, अंगूठियां, इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा गिफ्टिंग में चलती है। तो वो हमारे लिए कल का बड़ा दिन रहेगा। और इसके बाद से ही करीब रक्षाबंधन भले ही 9 तारीख को है, लेकिन ये 1 हफ्ता 10 दिन तक के चलता है, क्योंकि बहुत से लोग उस दिन नहीं मिल पाते, नहीं बाहर निकल पाते। तो ये पूरा 1 हफ्ते का हमारे लिए रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन होता है। और बहुत ही अलग अलग तरीके की ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू उनके डीप पॉकेट या उनके पॉकेट साइज में जो बैठ सके, सिल्वर ज्वेलरी भी अवेलेबल होती है,
चांदी की पायल से भाई लेके देना चाहता है, चांदी की पायल लेके दे सकता है। कई बहनें भी भाइयों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो उन्हें गोल्ड का जेंट्स ब्रेसलेट उनको लेके देते हैं। तो कई बार ये तो आपस में एक तरह से ताना बाना है, प्यार मोहब्बत का। इस वजह से बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ, और वैसे भी ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी तरह से अलग अलग सेगमेंट को लेके रेडी है। और लाइट वेट ज्वेलरी तो नो डाउट सभी ने सराहाया है और सभी लोग इसके लिए तैयारी करके बैठे भी है। ओह वेल एब्सोल्युटली, कल से यहाँ से रक्षाबंधन से इमीडिएटली सारे के सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और जैसे कहा गया कि वेल यस, भाई और बहनों के बीच में और काफ़ी सारी गिफ्टिंग भी यहाँ पर होती है। तो जिस तरह के सोने चांदी के प्राइसेस हैं, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। लेकिन इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को भी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।